हाय नर्सेस, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से अपनी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप हमारी वीडियोस की भी बहुत एक्साइटेडली वेट करते हैं। तो आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कि किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझना। और जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलती हूँ, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिस्टम है ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की। तो आज इसकी थोड़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इसकी असेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। यू विल बी एबल टू नो ऑल द एस्पेक्ट्स एंड पैरामीटर्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि जीआई सिस्टम में पता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, इस वीडियो के बाद आप जीआई सिस्टम को ऐसे अपने ब्रेन में एब्जॉर्ब कर लेंगे कि ये आपके ब्रेन से जल्दी इसका रंग उतरने वाला नहीं है। आपको तो मालूम ही है, जब मैं टीच करती हूँ तो पूरे मन से टीच करती हूँ। और यही प्रे करते हैं कि एट द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं जीआई सिस्टम से। जैसे जैसे मैं आपको जीआई सिस्टम पढ़ाऊंगी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप साथ में जीआई सिस्टम की कोई डायग्राम खोल के बैठ जाइए। वैसे तो मेरी टीम भी मेरी वीडियो पे डायग्राम डालेगी, लेकिन हो सकता है वो काफ़ी छोटी हो देखने में, तो आप इस सिस्टम के साथ साथ एक डायग्राम खोल के बैठिए, ताकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे यू शुड बी एबल टू लेबल एंड रिकॉग्नाइज द ऑर्गन्स। तो सबसे पहली चीज़, जीआई सिस्टम करता क्या है। जीआई सिस्टम का मेन काम तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी में से रिमूव करना। और हमारा गट यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि विटामिन के की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ से एक बात याद आती है, यही रीज़न है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कई बार हमारे मुंह में छाले होते हैं, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, जब भी ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे गट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इससे एक और बात याद आती है कि क्यों न्यू बॉर्न को विटामिन के का इंजेक्शन पैदा होते ही लगता है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका गट होता है टोटली स्टेराइल, उसमें कोई भी फ्रेंडली बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, और आने वाले कुछ महीनों तक उनकी बॉडी में हेमोरेजेस होनी स्टार्ट ना हो जाएं, इसलिए हम विटामिन के का आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। ये तो हो गए क्विक फैक्ट चेक, है ना। दो क्विक फैक्ट आपको पता चले अभी चैप्टर की शुरुआत। आप सोचो आगे आने वाले टाइम में क्या क्या आपको जानने को मिलेगा। खैर, जीआई सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, और हमने अपनी ग्रेजुएशन में बहुत सुना था कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये सही भी है, क्योंकि हमारा जो माउथ होता है, जैसे ही हम उसमें फूड रखते हैं तो सलाइवा रिलीज होना शुरू होता है, और सलाइवा में इंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन जो है वो आपके मुंह में ही स्टार्ट कर देते हैं। माउथ से आगे हम चलें तो हमारे पास फेरेंक्स होता है, जिसमें ओरोफेरेंक्स जो होता है वो हमारे इसका जीआई सिस्टम का ही एक पार्ट है। फेरेंक्स के बाद हमारे पास ईसोफेगस है। जो ईसोफेगस है ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि फेरेंक्स से नीचे स्टार्ट होके हमारे स्टमक तक जाती है। अब अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ये नियरली एक रास्ता है जहाँ से हमारा निवाला जो हमने मुंह में रखा है वो हमारे पेट तक जाएगा। ईसोफेगस एक कोलैप्सिबल ट्यूब है, यानी कि जब आप इसको काटेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगी, और इसकी जो लंबाई होती है ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर लंबी ये हो सकती है। ओके, ईसोफेगस जो है वो नीचे स्टमक में जाके रुकती है, स्टमक के साथ ही अटैच होती है। अब जहाँ से ईसोफेगस हमारे स्टमक के साथ अटैच होगी, जी हाँ, डायग्राम में देखिए, जहाँ से ईसोफेगस हमारे स्टमक के साथ अटैच हो रही है, उस अटैचिंग पॉइंट पे एक स्पिंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर। वैसे तो आप स्पिंटर डायग्राम में देख सकते हैं, बट यूं अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्पिंटर देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। स्पिंटर जो होता है ये मसल्स का एक ग्रुप है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि प्रिवेंट करते हैं कि जो फूड है वो रिफ्लक्स बैक होके आपकी ईसोफेगस में ना आ जाए। इसलिए जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे पेट में ही रहता है, और ये रिफ्लक्स बैक होके हमारी ईसोफेगस में नहीं आता। लेकिन कभी कभी जब बहुत एसिडिटी होती है, आपको आप बोलते हैं ना मेरे हार्ट बर्न हो रहा, अब उसका मतलब क्या होता है कि आपका कार्डिक स्पिंटर, क्योंकि इसको कार्डिक स्पिंटर बोलते हैं, राइट। तो आपका ये जो कार्डिक स्पिंटर है इट्स नॉट कॉम्पिटेंट इनफ,
या ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है। जब ये ओपन रह जाता है तो फूड जो है वो आपके स्टमक से निकल के आपके ईसोफेजियल एरिया में आता है, तो आपको एक हर्ट बर्न की फीलिंग आती है। अब ईसोफेगस जो है वो स्टमक में एंड हो चुकी है, तो स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीआई सिस्टम का। देखिए, स्टमक 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। जो इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कार्डिया बोलते हैं, जहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है। उसके नीचे फंडस, फिर बॉडी, और फिर लास्ट वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरस। अब जो पाइलोरस है, पाइलोरस वो एरिया होता है जहाँ से स्टमक फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, यानी कि ड्यूडेनम में, बिकॉज ड्यूडेनम इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो पेट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, ड्यूडेनम में, और इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे भी एक स्पिंटर होता है विच इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्पिंटर। अब ये जो पाइलोरिक स्पिंटर है इसका काम क्या होता है? पाइलोरिक स्पिंटर रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम योर स्टमक टू द ड्यूडेनम। तो जैसे हम खाना खाते हैं, वो खाना एकदम से ड्यूडेनम में नहीं जाता है। वो खाना पहले 2 घंटे तक आपके स्टमक में रहता है और स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं। 2 घंटे के बाद जब ये खाना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, तब बाउट्स में ये धीरे धीरे ड्यूडेनम में जाएगा। ये काम होता है पाइलोरिक स्पिंटर का। अभी स्टमक हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर हम और डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टमक होता है ना बेटा, ये एक रिंकल्ड ऑर्गन है, और जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे तो ये जितनी इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक ये मैक्सिमम इन्फ्लेट हो जाएगा। यही रीज़न होती है कि ये जब सिकुड़ जाता है तो रिंकल्ड फॉर्म में हो जाता है। अब स्टमक की जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है दैट प्रोड्यूस एन एसिड विच इज कॉल्ड एज HCl। तो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे स्टमक में होता है। HCl का pH 2 to 3 हो सकता है। इतना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन, और फिर भी आपके पेट में छेद नहीं होते। तो गैस कीजिए, HCl पेट में होने के बावजूद भी हमारे पेट में छेद क्यों नहीं होते हैं? और एक स्टडी के अकॉर्डिंगली तो ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप लोहे का रेजर खा लेते हैं, ब्लेड खा लेते हैं, तो ये इसको डिसॉल्व कर देगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो फिर हमारे स्टमक में परफोरेशन क्यों नहीं होता है? ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं जलाता है? उसका रीज़न है, स्टमक के आसपास में म्यूकस की लेयर होती है, लार की लेयर। ओके, तो ये एक तरह से बैरियर बनाती है। तो इस बैरियर की वजह से HCl एक्चुअली आपके स्टमक के म्यूकोजा को टच नहीं कर पाता है। दैट्स वाई आवर स्टमक नेवर गेट परफोरेटेड विद आवर ओन HCl। जी हाँ, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि मैम कई लोगों को तो पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, तो फिर वो कैसे होते हैं? पेप्टिक अल्सर्स होने की भी तो कुछ वजह होती है ना। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या जिनको बहुत फ्रीक्वेंट गैस्ट्राइटिस होता है, गंदा खाना खाते हैं, या H. पाइलोरी का इन्फेक्शन आपको हो, स्ट्रेस हो जिसकी वजह से HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या आप क्रॉनिकली नसेड ले रहे हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि वो स्टमक के HCl प्रोडक्शन को इन्हांस करती है, तो उस केस में आपको पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे ही फैक्टर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जैसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई, HCl को मौका मिल गया आपकी स्टमक लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने का, और इसी चीज़ को हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलते हैं। अब समझ में आई बात? तो अल्कोहल ना ले, क्योंकि अल्कोहल हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, क्योंकि अल्कोहल को चिकनाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट? उसके बाद ये तो हो गया स्टमक, है ना। स्टमक से आगे जो हमारा हिस्सा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम। अब जो ड्यूडेनम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये एक तरह का वो एरिया है जो डायरेक्टली फूड रिसीव करेगा फ्रॉम द स्टमक। लेकिन ड्यूडेनम का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। 2, इसमें डक्ट्स खुलती हैं। इसमें कौन कौन सी डक्ट्स ओपन होती हैं? एक तरफ से तो इसमें बाइल डक्ट ओपन होती है, और दूसरी तरफ से इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। अब ये जो बाइल डक्ट है ऑब्वियसली ये गॉल ब्लैडर से आ रही है, और गॉल ब्लैडर से बहुत सारा बाइल आपके ड्यूडेनम में आके गिरता है, और दूसरी तरफ से पैंक्रियास से बहुत सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यूडेनम में आके गिरता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ बताना चाहती हूँ। आपको मालूम है जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली वो ही एक्चुअल डाइजेशन का काम करते हैं, लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में एक्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से ड्यूडेनम जो है इसको
जितना भी खाना स्टमक से इसने रिसीव किया है उसको इसको एल्कलाइन मीडियम में चेंज करना पड़ेगा ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इस पे एक्ट करना शुरू करें। अब ड्यूडेनम कहाँ से लेके आए एल्कलाइन सॉल्यूशन भाई? तो इस चीज़ में हेल्प करता है हमारा बाइल। बाइल का पीएच 8.8 है विच इज़ हाईली हाईली एल्कलाइन। जब ये बाइल आपके खाने में मिक्स होता है तो आपका खाना स्लाइटली एल्कलाइन होता है, लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को तो काफ़ी एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है जिसमें पैंक्रियाज के एंजाइम्स एक्ट कर सके। तो पैंक्रियाज क्या करता है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करता है। उस सोडा बाइकार्ब से आपका जो फूड है वो एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड हेंस जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो बहुत ही ईजिली इस फूड के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ना ऊपर वाले ने किस तरह से आपका सिस्टम सेट किया है। जब तक खाना आपके स्टमक में था तब तक हाईली एसिडिक, और जैसे ही ड्यूडेनम में गिरा तो ये अल्कलाइन हो गया। लेकिन नर्सिंग फैक्ट इसमें आपको पता होना चाहिए। बहुत बारी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की टेबलेट्स देनी है पेशेंट को, तो उनको क्रश मत करिए। उनको क्रश क्यों ना करिए? क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वाली जो टेबलेट्स हैं वो एंटेरिकली कोटेड होती हैं। एंटेरिकली कोटेड मीन्स देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि इनको HCl इनको डिस्ट्रॉय ना करे, उस चीज़ से बचाएगी। अगर आप इनको क्रश कर देते हैं तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो सब उतर जाती है और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय HCl। तो ये ड्यूडेनम तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आप इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को बिना क्रश किए हम लोगों को देना होता है। तो ये था आपका क्विक नर्सिंग फैक्ट बाय नवकिरण। अब आगे चलते हैं, ड्यूडेनम से निकलते हैं थोड़ा। ड्यूडेनम के बिल्कुल ऊपर एक ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज लिवर। अब लिवर हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लिवर की इन्लार्जमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर लिवर की इन्लार्जमेंट होती है तो मतलब लिवर में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्लार्जमेंट ऑफ द लिवर, समथिंग इज देयर, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। ओके। अब लिवर जो होता है ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का कि ये अपने आप में एक ऑर्गन सिस्टम है। मतलब लिवर की अपनी ब्लड सर्कुलेशन होती है, ये ऐसे ऐसे फंक्शंस प्ले करता है कि अगर लिवर फेल हो जाए तो आपके सारे के सारे बॉडी सिस्टम ही फेल हो जाएंगे। तो लिवर बेसिकली अगर देखें तो एक ग्लैंड है और इसका वजन जो होता है वो 1.4 टू 1.8 kg के करीब होता है, 1.4 से 1.8 kg। और जो लिवर है ये छोटे छोटे सेल से मिलके बनता है विच आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। जो इसके छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं दे आर हिपैटोसाइट्स। अब जो लिवर है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और अपने अंदर स्टोर करेगा, अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा या प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करने में इनटू द अमीनो एसिड्स, ये इसका काम होता है। और फैट्स, सॉल्युबल विटामिन्स को यूटिलाइज करना, फैट को स्टोर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लिवर के पास है। प्लस इसमें ब्लड भी स्टोर्ड होता है लिवर में, राइट। तो ये भी इसका फंक्शन है। 200 से 400 ml जो ब्लड है वो स्टोर्ड होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, B ये सब इसमें स्टोर्ड रहते हैं। और इसके साथ साथ हम सब लोगों को पता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उनको कन्वर्ट करना उनकी डायरेक्ट फॉर्म में। इसीलिए जब लिवर फेल होता है तो जॉन्डिस जो है वो आपकी बॉडी में अकोमुलेट होता है क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ जो लिवर होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल। जी हाँ, बाइल गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस नहीं करता है, बाइल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ये गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है टेम्परेरीली क्योंकि इसने बाद में ड्यूडेनम में जाना होता है। अब आप ये देखिए कि लिवर का अपना खुद का सर्कुलेशन होता है विच इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन। और इसी पोर्टल सर्कुलेशन में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कुफर सेल्स। अब ये जो कुफर सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, जितनी भी सर्कुलेशन चल रही है लिवर के थ्रू उसमें से एंटीजन चुनेंगे और उनको इनगल्फ करेंगे। तो एक तरह का लिवर का इम्यून सिस्टम है वाया कुफर सेल्स, है ना अमेजिंग। और इसके साथ साथ जो लिवर है ना सिर्फ अपनी सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा है बट आपकी पूरी ईसोफेगस की जो सर्कुलेशन जा रही है दैट इज गोइंग थ्रू लिवर। तो इसी वजह से जब सिरोसिस ऑफ लिवर होता है तो ईसोफेगस में ईसोफेजियल वेरिसिस जैसी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है, राइट। अब हम बात करेंगे लिवर के ही साथ एसोसिएटेड ऑर्गन गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा जैसे गुब्बारा होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है
और जब भी हम खाना खाएंगे खाना ड्यूडेनम में जाएगा तो स्टिमुलेशन मिलेगी, तो वहाँ से बाइल रिलीज होगा। और गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें से एक डक्ट निकलती है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और वो डक्ट जो होती है, दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और यहाँ से जो गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन है यानी कि बाइल, वो जाके ड्यूडेनम में गिरती है। अब गॉल ब्लैडर में कई बार पथरियां बन जाती हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। और कई बार गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। ओके, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और कॉलीलिथियासिस के केस में हम लोग क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑर्गन जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज गोइंग टू बी पैंक्रियास। अब जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास निहायत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यूं तो पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन पार्ट के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली वीडियो में बात कर चुकी हूँ, और इसका लिंक यहाँ पे ऊपर आप ले सकते हैं, और इस पर क्लिक करिए तो आप एंडोक्राइनोलॉजी की भी पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि पैंक्रियास जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, तो जीआई सिस्टम में इसके एक्सोक्राइन पार्ट की ही डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये एक्ट करते हैं जाके ड्यूडेनम पे और बाकी पार्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो जो पैंक्रियास है इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, लेकिन जीआई सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सोक्राइन पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। खैर, पैंक्रियास की दो डिसीज कंडीशंस होती हैं, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन आएंगी। अब ड्यूडेनम से नीचे अगर हम चलें तो हमारे पास जेजुनम और इलियम, ये दो और पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सब के सब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो पानी ज़्यादातर जो आपका एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी के जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी भी सिक्रीशंस होती हैं जो कि काफ़ी एल्कलाइन होती हैं। इन एडिशन टू दिस, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक फूड रहेगा वो खासी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं, और ये जो विलाई होते हैं ये ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब जो हमारा इलियम पार्ट है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में खुलता है विच इज कॉल्ड एज सीकम। तो जहाँ से इलियम सीकम में खुलता है दैट इज कॉल्ड एज इलियोसीकल वॉल्व, और ये वॉल्व एक ही तरफ खुलती है, यानी कि ये इलियम से सीकम की तरफ ही खुलती है। कभी सीकम के कंटेंट इलियम में नहीं जाएंगे अगर ये वॉल्व बिल्कुल ठीक है। तो एक बार जो खाना इलियम से निकल के सीकम में चला गया वो वापस इलियम में नहीं आ सकता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। और यहीं पास ही एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो इस अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, लेकिन ये अपेंडिक्स जनाब कई बारी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। इस केस में हमें इमीडिएटली सर्जरी करके अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है, अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये रप्चर हो जाती है तो पेरिटोनाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है दैट इज सीकम, फिर हमारे पास आता है कोलॉन, और फिर हमारे पास आता है रेक्टम। सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, तो ये तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ऑफ कोर्स लास्ट में एनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट है। अब जो सीकम, कोलॉन और रेक्टम है इनमें मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन जो है खाने में से होता है, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन भी होता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेनली विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। और रेक्टम में हमारा जो फुल्ली फॉर्म्ड स्टूल है वो स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, और एनल कैनाल के थ्रू हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपेल कर देते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके एसोसिएटेड भी बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कि डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलोसिस, है ना।
तो इस तरह की जो आगे चल के डिसीज़ कंडीशंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ एनाटॉमी थी जीआई सिस्टम की। अब थोड़ा सा इसकी असेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जीआई सिस्टम की असेसमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यूँ तो असेसमेंट में हम लोग 4 चीज़ें करते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। लेकिन जीआई सिस्टम में इसके स्टेप्स थोड़े उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। तो पाल्पेशन लास्ट में चला जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है ऑस्कल्टेशन। तो टेक्निकली स्पीकिंग, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और लास्ट में पाल्पेशन। और ये सिर्फ जीआई सिस्टम में ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्कल्टेशन का मतलब है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को सुनना, और अगर आप पहले पेशेंट की एब्डोमिनल एरिया को पाल्पेट कर लोगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो सकती हैं, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपर पेरिस्टालसिस। इन दैट केस ऑस्कल्टेशन won't be accurate, right? It could be more than 30 movements per minute. That's hyperperistalsis. तो हालांकि हाइपरपेरिस्टालसिस है नहीं पेशेंट को, लेकिन क्योंकि आपने पहले पाल्पेट करके जो गट है उसको हाइपर एक्साइटेड कर दिया, तो इस वजह से आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यू आर लिसनिंग देम मोर देन 30. तो दैट्स वाई पाल्पेशन इज अवॉइडेड एंड इट्स डन एट लास्ट इन जीआई सिस्टम. अब जीआई सिस्टम को हम मोटे मोटे तौर पे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं: राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. हमेशा याद रखिए, असेसमेंट हमेशा राइट लोअर क्वाड्रेंट से ही स्टार्ट होती है, फिर हम जाते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लास्ट में हम लोग आएंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो, फिर इन्फ्लेमेशन हो, फिर उस केस में जो पेनफुल और इन्फ्लेम्ड क्वाड्रेंट होता है उसको हम लास्ट में ही इंस्पेक्ट या असेस करेंगे. ओके, तो इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं कि टमी का शेप क्या है, क्या ये फ्लैट है, राउंड है, ओवल है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, कहीं कूलन साइन, टर्नर साइन यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन या कोई मास या सर्जरी के स्कार वगैरह कुछ प्रेजेंट तो नहीं है. जब हम ये देख लेते हैं उस चीज़ को बोलते हैं इंस्पेक्शन. और सेकंड स्टेप क्या था? ऑस्कल्टेशन. जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे ऑब्वियसली हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से करेंगे. स्टेथोस्कोप सबसे पहले कहाँ रखना है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में. तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हम 1 मिनट तक के लिए ऑस्कल्टेट करेंगे. अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स 5 to 30 होती हैं. अगर आप राइट लोअर क्वाड्रेंट में ऑस्कल्टेट कर रहे हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स 5 से कम है तो अगेन यू विल ऑस्कल्टेट फॉर 3 full minutes. इन 3 full minute में जब ऑस्कल्टेट करना है तो किसी और क्वाड्रेंट में जाके करना है. जैसे मैं राइट लोअर क्वाड्रेंट में कर रही थी, 5 से कम आई 1 मिनट में, तो अब मैं मूव करूंगी राइट अपर में या लेफ्ट अपर में. अब वहां पे मैं 3 मिनट के लिए ऑस्कल्टेट करूंगी. अगर उन 3 मिनट्स में स्टिल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर लेस देन 5, दैट मीन्स यू शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि ये पैरालाइटिक इलियस को इंडिकेट कर सकता है, राइट? और पैरालाइटिक इलियस तो इमरजेंसी होती है और ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद बहुत ज़्यादा हो सकती है. तो इस वजह से हमें इस चीज़ को इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. प्लस आपने पेशेंट को इमीडिएटली कर देना है एनपीओ. एनपीओ मतलब नील पर ओरल, ओरली कुछ भी नहीं देना है, खाली पेट रखना है. इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी परकशन. यस, तो कभी भी आप पेशेंट की एब्डोमेन को परकस करते हो तो हमेशा याद रखो परकशन में हम लोग यूं करके साउंड सुनते हैं. हम लोग ऐसे करके उंगलियां रखेंगे एब्डोमेन पे और इस तरह से हम लोग परकशन करेंगे. परकशन में यूजुअली एब्डोमिनल एरिया में आपको 2 तरह की साउंड सुनेंगी. जहाँ पे इंटेस्टाइन होगा क्योंकि गैस होती है इंटेस्टाइन में, और अगर पेट खाली है स्टमक में भी थोड़ी बहुत गैस होती है, तो वहाँ पे जब आप परकस करेंगे तो टिम्पैनी सुनेंगी आपको. टिम्पैनी का मतलब होता है गूंजती हुई साउंड, जैसे ढोल की आवाज़ होती है, क्योंकि ढोल अंदर से खोखला होता है, तो वो जो गूंजती हुई रेजोनेंस वाली वॉइस होती है उसको हम लोग टिम्पैनी बोलते हैं. और अगर आप लीवर के ऊपर करोगे तो आपको थोड़ा डल साउंड सुनाई देगी, क्योंकि लीवर होलो ऑर्गन नहीं है, लीवर एक भरा हुआ ऑर्गन है, राइट? तो इस तरह से आप परकशन करेंगे. और लास्ट में हमारे पास आता है पाल्पेशन. हमेशा याद रखें पाल्पेशन भी राइट लोअर क्वाड्रेंट से करते हैं, लेकिन लेट अस सपोज अगर किसी भी क्वाड्रेंट में पेन है
तो पेनफुल क्वाड्रेंट को लास्ट में पाल्पेट करेंगे। अब जब आप पाल्पेशन कर रहे हैं, दो तरह की पाल्पेशन हो सकती है, डीप पाल्पेशन और सुपरफिशियल पाल्पेशन। कभी भी ट्यूमर के केस में पाल्पेट नहीं करना चाहिए, ट्यूमर फट सकता है, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई भी ऑर्गन पर एब्डोमेन पाल्पेट नहीं होना चाहिए। लेट अस सपोज आपको गॉल ब्लैडर पाल्पेट हो रहा है, गॉल ब्लैडर पाल्पेट हो रहा है तो मतलब कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है। अगर आपको लिवर पाल्पेट हो रहा है तो लिवर की डिसीज हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, समथिंग कुड बी देयर। अगर आपको स्प्लीन पाल्पेट हो रही है तो स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं उसको, लिवर के इनलार्ज होने को हेपेटोमेगैली बोलते हैं। और पैंक्रियाज जो है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन है तो पैंक्रियाज पर एब्डोमेन पाल्पेट हो सकता है। कहने का मतलब आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी में विदाउट एनी डिसीज कोई भी ऑर्गन पाल्पेट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। तो दिस इज हाउ यू डू द जनरल असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन। और एक टर्म आपने सुनी होगी विच इज कॉल्ड एज रिबाउंड टेंडरनेस। इन द केस ऑफ अपेंडिसाइटिस हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अम्बलाइकस टू द ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया के पास हमारे पास लव हैंडल्स होते हैं, वहाँ से। तो बेसिकली हम लोग वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे एक पॉइंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज मैकबर्नी पॉइंट। अब उस मैकबर्नी पॉइंट पे अपेंडिसाइटिस के केस में आप लोग डीप पाल्पेट करते हो, मतलब आप अपनी उंगलियों को यूं नीचे की तरफ लेके जाते हो और जैसे आप नीचे करते हो फिर पेशेंट को पेन नहीं होता है उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही आप उंगलियां उठाते हो उस जगह से तो पेशेंट बहुत जोर से पेन से चिल्लाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। जब मैं दबा रही हूँ तो पेन नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं दबा के हाथ को उठा रही हूँ तो पेन हो रहा है। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है अपेंडिसाइटिस का, राइट। तो आई होप आज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इनटू योर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और इवन इफ़ यू आर डूइंग बीएससी और जीएनएम राइट नाउ तो आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर ऐसा लगता है कि हेल्पफुल लगा है तो अपनी क्लास के ग्रुप में शेयर करो ना। वैसे भी आजकल जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं आ रही, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अच्छे चैनल्स तभी ग्रो हो सकते हैं अगर आप सपोर्ट करें। और मुझे पता है नर्सेज मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। काइंडली अपने ग्रुप्स में भी मेरी वीडियोस शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज जैसा अनमोल, उसको बोलते हैं ना कि गिफ्ट, इससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं है, वो आप दे सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। Thank you so much. All the best for your test. God bless you, nurses. Take care.